कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान वर्ग 10 का जो अध्याय होगा आपका पाँच है बनी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित जितने भी यहाँ पे तथ्य है सभी को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि आपके आगामी होने वाले जो एग्जाम 2025 में जो आपका होगा वर्ग 10 का, यहाँ से वस्तुनिष्ठ से लेकर के दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होता है या लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो सभी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि यहाँ से वस्तुनिष्ठ यानी कि 1 नंबर वाले में प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाला में भी आता है बाबू, और जो दीर्घोत्तरीय होता है 5 या 7 नंबर का कभी कभी देता है, उसमें भी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। तत्वों का वर्गीकरण देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं हम। अरे बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल करें तो इसके लिए आप अपने में छोटे छोटे क्या करें, बदलाव शुरू करें। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये काम नहीं करनी चाहिए, आप उसको वहां पे क्या करो, बंद करो। और वो जो टाइम जो आप अदर कामों में देते हैं उस टाइम को कहां पे देना है, जो आपका टारगेट है उसमें लगाना है। बात को समझ रहे हो? तो अपने अंदर क्या करो, छोटे छोटे बदलाव करो, और वही छोटा छोटा बदलाव आपको कहाँ लेकर जाएगा, कामयाबी तक लेकर के जाएगा। सफलता दिलाने में वो क्या करेगा, बहुत ही मदद करेगा आप सभी का। बात को समझ रहे हो? एक वो बोली है लड़की की, ये सर डर के लग रहा है कि पूरा धमका करके इससे बयान लिया जा रहा है। आप लोग ही तो बोल सकते हो, कहला पे बोलिएगा। अब देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का कुछ बाबू देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं। थोड़ा जाकर दो बेसिक देखिए क्या है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आपका अध्याय क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है, 5 पार्ट है। और हम इसी विषय में आप लोग को एक आया था, आपका पाठ 2 था बनी धातु और अधातु, मेटल एंड, तो तीसरा पार्ट होगा फिर मेटल एंड कोच बाबू। तो वहां पे तत्वों का जो बेसिक है वहां पे हम बताए हैं। तत्व किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इन सभी बातों पर क्या है वहां पे चर्चा हुआ है। फिर भी हम बता देते हैं, ठीक ना, कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, कोई बोलिएगा, बोलो। गजब बालक, पूरी तैयारी करके बैठे हो। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहेंगे, बात को समझ रहे हो? जैसे मान लो कि वो लोहा हो गया, तो लोहा में क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ लोहा है। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बाबू, लोहा है। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी क्या है, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या है बाबू, तत्व है, जो क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। बात को समझ रहे हो? अगर हम अब वहां पे क्या करें कि तत्व जैसे बताए थे ना कि मेटल एंड क्या था, नॉन मेटल, तत्व को वहां पे क्या करेंगे, कई प्रकार में बांटा। जैसे धातु हो गया आपका, धातु हो गया, और फिर क्या हो गया आपका, उपधातु हो गया। ये पढ़ाए थे ना, तो उन सबका रिवीजन करो, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। आगे से पढ़ रहे हो, पीछे से भूलते जा रहे हो, ये गलत बात है। तो ये देख लिए धातु अधातु। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी आखिर तत्वों को एक के क्रम में सजाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी पे देखिएगा। और इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तब सबसे पहले आता है तत्वों को सजाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, डुबराइनर ने किया था। यानी कि इसमें डुबराइनर का त्रिक नियम पहला पढ़ेंगे, उसके बाद से न्यूजीलैंड का अष्टक नियम आता है, और उसके बाद से मेंडलीव का आवर्त सारणी। ठीक है, मैंने आज के क्लास में इतना ही। ऐसे इस पाठ में और भी है, जैसे आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि हम मोसले का पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो उन सभी बातों को एक एक करके देखा जाएगा। शुरुआत करते हैं कौन सी, डुबराइनर के त्रिक नियम से। किस नियम से बाबू, डुबराइनर के। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को तत्वों का क्या कहते हैं, आवर्त वर्गीकरण। जितने भी एक समान के तत्व है उनको एक श्रेणी में सजाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तत्वों का
आवर्त वर्गीकरण। जिससे बहुत सारे तत्व है तो कुछ ना कुछ तो गुण में समानता होगा ना। तो तत्वों को क्या, समान गुण वाले तत्वों को एक ही क्रम में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक श्रेणी में रखा गया और इसी को क्या नाम दिया गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सर्वप्रथम तत्वों को एक सही क्रम में सजाने का प्रयास किया था डुबेराइनर ने अपने त्रिक नियम से। पढ़ेंगे इसमें, जैसे देखिएगा, आप लोग पढ़ने जाते हो ना बाबू, तो आप लोग के विद्यालय मान लो कि हो सकता है कि 5 से लेकर के वो अभी तो 12 तक है ना बाबू, 12वीं तक है। तो देखिए कि सभी वर्ग के जो छात्र होते हैं उनका अलग अलग बाबू क्या है, क्लास होता है। सभी अपने वर्ग में बैठेंगे ना, 6 वाले बाबू 6 में बैठेंगे, 8 वाले 8 में बैठेंगे, 9 वाले 9 में बैठेंगे। उसमें लड़का अगर अलग होता है फिर लड़की अलग होती है, ऐसा होता है ना। जैसे जैसे छात्रों का संख्या होता है, जैसे 9A हो गया, B हो गया, C हो गया। कह लिए कि सही तरीके से क्या किया जाए, बच्चों को बैठाया जाए और गुणवत्तापूर्वक उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है ना, कोई इधर उधर ना हो। उसी प्रकार क्या है कि सभी समान गुण धर्म वाले तत्वों को क्या रखा गया, एक श्रेणी में सजाया गया और उसे क्या कहा गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब देखिएगा यहां पे क्या है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहले प्रयास किसने किया था, डुबेराइनर ने। यहां पे देख रहे हो कौन है बाबू, इन्होंने क्या दिया था, अपना त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम बाबू, प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि सर्वप्रथम तत्वों को एक क्रम में सजाने का प्रयास किसने किया था, या फिर तत्वों का वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, कौन थे, डुबेराइनर ने बनी अपना त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम का नियम क्या होता है, मात्र 3 तत्वों पर ही लागू होता है। अभी इसमें देखेंगे, देखिएगा डुबेराइनर ने अपना त्रिक नियम कब दिया था, 1817 में। देखिए यहाँ पे बैठे हुए बाबू, यहाँ पे बुक वगैरह कोई पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चश्मा रखे हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स वगैरह रख करके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि यह कहाँ के बने थे, डुबेराइनर कहाँ के थे, तो ये थे बाबू जर्मन के। कहाँ के थे, और डेट ऑफ बर्थ इनका देख सकते हैं आप लोग 1780, और फिर इनका देहांत कब हो गया था, 1849 में। इतना पूछता नहीं, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी चाहिए। अब देखिए करे कि सन 1817 में जर्मन ने रसायन शास्त्री ने अपना सिद्धांत दिया था। तो यही प्रश्न पूछता है कि डुबेराइनर ने अपना त्रिक नियम किस वर्ष दिया था, तो किस वर्ष होगा बाबू, 1817 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने क्या दिया था, अपना त्रिक नियम दिया था। ठीक है, अब देखिए करे कि डुबेराइनर ने 3 तत्वों को एक समूह में चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा गया। इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों को क्या लिया बाबू, एक समूह बनाया और उसे ही क्या किया कहा गया, डुबेराइनर का त्रिक नियम। करे कि त्रिक के तीनों तत्वों उनके परमाणु द्रव्यमान, सुनिएगा नियम क्या करे कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। किस क्रम में बाबू, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। बीच वाले जो तत्व होंगे ना, अगर 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या था आपका डुबेराइनर का त्रिक नियम था। कौन नियम था बाबू, यहां पे इसका एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए थोड़ा सा साफ हो जाए, बात को समझ रहे हो, क्लियर आ रहेगा। देखिए यहां पे क्या है, देखिए अब लोग पहला एग्जांपल देखेंगे डुबेराइनर के त्रिक नियम का। यहां पे देखिए लिथियम, सोडियम और कौन दिया हुआ है, पोटेशियम। इनको देखो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 6.9, और यहाँ पे सोडियम का कितना होगा और पोटेशियम का कितना होगा वो। इनका नियम था कि यदि 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इन दोनों को, लिथियम को और पोटेशियम को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिएगा 6.9 होगा बाबू, अब प्लस से ये कितना है आपका 39 पॉइंट कितना है, 1 है। अब बटा 2 करेंगे ना, औसत लेना है तो क्या हो जाएगा, देखो तो
नमक 10 होगा बाबू, बोलिए। अब ये फिर कितना होगा, 9 × 15 16, 16 हुआ ना। और 3 है कितना हो गया, इसमें 2 से भाग देना है तो कितना आ गया हमारा, और 23 यहाँ पे दिया हुआ है। बात को समझ रहे हो? डुबराइनर ने क्या दिया था, यही त्रिक नियम दिया था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। जैसे कि आप देख लिया यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, तो सही इसको हटा दे। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ यहाँ पे, कैल्शियम हो गया, सट्रासियम होगा और बोरियम हो गया। कैल्शियम, सट्रासियम और कौन बाबू, बोरियम। बात को समझ रहे हो? अब यहां पे देखो, इसको हम जोड़ते हैं। 40 है बाबू, यहां पे 40.1 कर लेते हैं। 40.1 हो गया, प्लस से कितना है यहां पे 137.3, और बटा में कितना बाबू, तो जोड़िएगा, जोड़ तो कितना होगा, 3 1 4 हो गया, और फिर कितना हो गया आपका 7, और फिर कितना बाबू 7 होगा ना 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिया तो 8 दूनी 16 हो गया आपका, एक बचा। अब फिर कितना 8 दूनी 16, और फिर कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। यानी कि देखो, जो लगभग में होता है क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होगा आपका, बराबर होगा। औसत के क्या होगा, 2 देख लियो बाबू। उसी प्रकार तीसरा भी क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। बात को समझ रहे हो? डुबराइनर का त्रिक नियम याद रहेगा ना? फिर सुनिए एक बार, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। प्रश्न यह भी पूछता है कि डुबराइनर ने तत्वों को किस क्रम में सजाया है, तो किस क्रम में होगा बाबू, बढ़ते हुए उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। बढ़ते हुए उनके क्या होगा आपका, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। आगे बढ़े, इससे थोड़ा सा इनका बहुत सीमा वगैरह देख लेते हैं कि इनमें अवगुण वगैरह क्या था। एग्जाम्पल हो गया ना। अब देखिएगा, करे कि डुबराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं, यानी कि सीमाएं यहाँ पे दोष भी होता है या फिर हम अवगुण भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें खामियां क्या थी, तो खामियां देखो क्या है, यहां पे आप देख सकते हो। खामी में क्या होगा बाबू, कह रहे कि डुबराइनर का जो त्रिक नियम था वह सभी तत्वों पर लागू नहीं था। पहले का बाबू कमी क्या हो गया कि यह सभी तत्वों पर लागू नहीं था। उस वक्त ज्ञात बाबू कुल कितने तत्व थे, 53 तत्व थे। तो 53 तत्व में से मात्र 9 ही तत्वों पर क्या हुआ, डुबराइनर का त्रिक नियम लागू हो पाया। ये सब दिखलाए थे एग्जाम्पल में। तो एक खामी हुआ ना, जो भी हम नियम बना रहे हैं तो सब पर लगना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि मात्र 9 ही तत्व थे जिन पर कि डुबराइनर का त्रिक नियम लागू हुआ और बाकी पर वो फेल कर गया। बात को समझ रहे हो? तो एक क्या हो गया, ये आपका अवगुण हो गया कि ये सभी तत्वों पर क्या होगा, लागू नहीं हुआ। ठीक है, फिर कह रहे कि तीन ही त्रिक बन सके। उस समय के ज्ञात तत्वों में सिर्फ कितने त्रिक बने थे, मात्र 3 त्रिक बने थे। इसलिए क्या हुआ, यह नियम अब उतना सटीक नहीं माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सर्वप्रथम तत्वों को एक वर्गीकरण के रूप में सजाने का प्रयास किसने किया था, डुबराइनर ने बाबू किया था। किसने किया था बाबू, डुबराइनर ने अपने त्रिक के नियम के माध्यम से। अब यहां पे देखिएगा, अब देखो डुबराइनर के बाद कौन से वैज्ञानिक है, तो डुबराइनर के बाद आपके वैज्ञानिक आ रहे हैं बाबू न्यूजीलैंड। कौन वैज्ञानिक आ रहे हैं, और इसके बाद कोई दिक्कत है क्या बनी, कोई दिक्कत है तो फिर सो रही हो, दिक्कत हो तो बोलिएगा, घर पे चले जाइएगा। सुनिए, दिक्कत है बनी, लग तो रहा है कि कोई दिक्कत है, घर पे जाएगी। सुनिए क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। सुनिएगा, डुबराइनर के त्रिक नियम के बाद वो कौन सा नियम आया, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। न्यूजीलैंड का कौन सा नियम, यानी कि देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इनके बारे में। जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूजीलैंड, इन्होंने वो अपना सिद्धांत कब दिया था,
1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में बालक इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। यही कौन है बाबू? न्यूजीलैंड है। कौन है बाबू? और इन्होंने बाबू तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। जैसे कि डुबराइना ने बाबू तीक नियम दिया था कि यानी कि उनका नियम जो था वो कितने तत्वों पे लागू था? 3 तत्वों पे। उसी प्रकार जो था न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया जो कि 8 तत्वों पर। एक देखिएगा, इसको परिभाषा से स्पष्ट होगा आपका। पहले देख लेते थोड़ा सा, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था बाबू? 1837। और यहाँ पे कब जगह खाली कर दिए? 1837 में आए और 1898 में बाबू निकल लिए यहाँ से, यानी कोसी बालक जगह खाली कर। ये लंदन से थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे बाबू। कौन वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो कौन थे? याद रखिएगा इस सन कब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था? 1800। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखिएगा पहले बाबू देखते हैं कि ये जो अष्टक नियम है, परिभाषा देखिएगा। करे कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के उनके बढ़ते क्रम में सजाया गया, क्या किया बाबू? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया तो प्रत्येक के 8वें तत्व पहले तत्व के गुण के क्या था? तुलनीय पाया गया। यानी कि पहले तत्व का जो गुण है वह किस तत्व का गुण था? 8वें तत्व का। जैसा कि संगीत का बाबू पहला स्वर क्या होता है? 7वें स्वर से मैच करता है। संगीत का स्वर पढ़े हो? सारे गामा नहीं पढ़े हो बाबू? सारे गामा पधानी से पढ़े हो? चलो बाबू दिखला देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना? याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने क्या किया बाबू? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया तो पाया कि पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या है? समान है। 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या है? जैसा कि संगीत का बाबू पहला स्वर 7वें स्वर के क्या होता है? समान होता है। संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के क्या होता है? समान होता है। याद रखिएगा, सुनिएगा। किसी को दिक्कत है बाबू? देखिए एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। न्यूजीलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या दिया? तो उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया तो पाया कि प्रत्येक के 8वें तत्व का गुणधर्म प्रथम तत्व के गुणधर्म के क्या है बाबू? समान है। और यही इसी नियम पर क्या था? न्यूजीलैंड का जो तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण था वह आधारित था। हम इसमें दिखाएंगे बाबू, यही तो है इनका अष्टक नियम। यही क्या है बाबू? जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं सारे गामा, सारे गामा हो। जैसे देखिए सारे गामा देखिएगा ध्यान से। जैसे कि बहुत संगीत वाले लोग जानते हैं उतना, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमको क्या करना है? उसी से मैच करा देना है, ठीक है ना? जैसे संगीत का वो जो 7वां स्वर होता है ना, पहले स्वर के क्या होता है बाबू? समान। देखिए कैसे, सा रे गा मा पा ध नी सा। सा से बनी शुरू हुआ और फिर खत्म भी कहां पे हो गया? यानी कि पहला जो जैसा है सा, उसी प्रकार का क्या है बाबू? 7वें के समान हो रहा है। 8वें के समान देखो तो 8वें का हो रहा है। तो उसी प्रकार क्या था बाबू? न्यूजीलैंड ने जो अष्टक नियम दिया, जब तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया तो पाया कि पहले तत्व का जो गुणधर्म है 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या है बाबू? या कहेंगे कि 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के क्या था? समान पाया गया। और इसी को आधार बना करके क्या किया? न्यूजीलैंड ने अपना तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया। और इस नियम को क्या कहा गया?
न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। न्यूजीलैंड का कुछ बाबू, यहाँ पे बाबू उनका ये देख रहे हो टेबल, ठीक है ना, ऐसे करके क्या किया, तत्वों को सजाए हैं। बात को समझ रहे हो। अब देखिएगा, सुनिए, ये जो सारणी आया तो डोबराइनर के जो त्रिक नियम था ना, उससे अधिक तत्वों पे क्या हुआ, लागू हुआ। वहां पे कितने तत्वों पे लागू हुआ था बाबू? तत्व कितने थे? 3 गो बाबू, त्रिक बना था। तत्व थे आपको 53 गो, 53 ना था हो, और 9 गो को बाबू मात्र एगो क्रम में सजाया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनसे अधिक क्या है, तत्वों पर यह नियम लागू हुआ और उनको उस क्रम में सजाया गया। आगे देखते हैं इनकी सीमाएं क्या थी। बात को समझ रहे हो। अब देखिएगा, कह रहे कि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं, न्यूजीलैंड के वो अष्टक नियम का यानी कि सीमा, यानी कि देखिए इनका अवगुण क्या था। गुण तो था बाबू कि उन्होंने सारणी बना दिया, लेकिन अवगुण क्या है, जैसे मान लो कि ये दे रहा है कि यहाँ पे अवगुण में पहला कि यह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था। ये अवगुण क्या हो गया आपका, कि यह जो नियम था वह कहां तक लागू था, कैल्शियम तक। प्रश्न पूछता है कि न्यूजीलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो किस तत्व तक लागू होगा बाबू, कैल्शियम तक ये लागू हुआ। उसके बाद क्या था, तो इसके अलावा देखिए कह रहे कि यह केवल हल्के तत्वों पर लागू था। किस तत्व पर लागू था बाबू, जो हल्के तत्व थे ना, उसी को अष्टक नियम से सजाया गया। बात को समझ रहे हो। जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व थे उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, इसका अवगुण हो गया। इसके अलावा देख सकते हो कि कुछ जगह 2-2 तत्वों को एक साथ रखा गया है। यहां पे देख सकते हो सारणी में, देखिए जैसे कि यहां पे क्या है, 2-2 तत्वों को इसमें रखा गया है, तो ये तो अपने नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि पहले तत्व का गुणधर्म क्या है, 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसको नियम मान करके इन्होंने सजाने का प्रयास किया, लेकिन देख रहे हैं कि एक यहां पे वर्ग में क्या कर रहे हैं, 2-2 तत्वों को एक साथ रख रहे हैं, तो ये नियम का विरोध हो रहा है ना। बात को समझ रहे हो। तो ये क्या थी, उनकी सीमाएं थी। याद रखिएगा, सीमा पहला क्या होगा कि यह सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरा क्या होगा, यह सिर्फ हल्के तत्वों तक ही लागू था। और तीसरा था कि यह है अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। चौथा क्या हो जाएगा आपका, कि कुछ जगह 2-2 तत्वों को एक ही आवर्त में रखा गया है। 2-2 तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है, वर्ग कहेंगे, आवर्त नहीं कहेंगे। यहां पर क्या कहेंगे हम, वर्ग कहेंगे। बताएंगे कि वर्ग और आवर्त क्या होता है, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी आएगा उसमें। अब देखिएगा, ये तो क्लास का एडवर्टाइजमेंट आ गया हो, समय सारणी है, जो भी क्लास चलता है। पहला हम लोग का क्लास कंप्लीट कोचिंग का क्या होता है, 5:30 से लेकर के 5:30 से लेकर कहां तक बाबू, और एक क्लास होता है आपका इंग्लिश का। किसका क्लास होता है बाबू, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, बच्चे हैं, समय अनुसार यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। देख लो, पहले का हो गया दूसरा का बालक मैट्रिक, जो कि बाबू एफसी अभी चल रहा है, 6:30 से कब तक चलेगा ये, 8 बजे तक, ठीक है ना, ये साइंस वाला है। और उसके बाद से क्या होता है, वो वर्ग 9 आएगा आपका, 8 से लेकर के 9। और उसके बाद से इंटरमीडिएट 8 चलता है आपका 10 बजे से लेकर कहां तक, सबसे अधिक देर तक बाबू ये क्लास चलता है, अधिक समय तक। और सबसे बाबू देखिएगा तो वहां पे इंटरमीडिएट एकदम सटीक बालक, टू द पॉइंट क्या होता है, बच्चे अध्ययन करते हैं बेहतर तरीके से, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ वहां पर पढ़ाया जाता है। और उसके बाद से वर्ग 10 आप लोग का 8 जो होता है, कब से कब होता है, ऐसे तो अभी 3 से 4 चल रहा है, लेकिन पहले कब था, हाँ 2:30 बजे से बाबू आपका 4 बजे तक था। बहुत जल्द बाबू 2:30 बजे से फिर शुरू होगा। 6 और 7 कब चलता है, शाम को 4 से। और अंतिम क्लास बाबू होता है वर्ग 8, जो कि 5 से। तो जो ही बच्चे बाबू आना चाहते हैं, कब जी आकर के इस क्लास में बाबू अध्ययन कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। कलीन तो की है, ओ सुनिएगा। अब देखिए बाबू, मेंडलीव का आवर्त सारणी। देखिए इससे पहले बाबू जो 2 आवर्त सारणी बनाए थे, डोबराइनर का त्रिक नियम था और न्यूटन नियम का कुछ बाबू अष्टक नियम। लेकिन अब आया है कौन सा आपका, मेंडलीव का आवर्त सारणी। सुनिएगा, ये बाबू रूस के रसायन शास्त्री थे। कहां के थे,
और इन्होंने बाबू अपना सिद्धांत गांधी जी के जन्म के समय में कब दिया था बाबू? 1869 में। 1800 कब दिए थे? 69 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। याद रहेगा। डेट ऑफ बर्थ पे आप देख सकते हैं 1934, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 1917 में बाबू क्या कर दिए? 1834 है, गड़बड़ हो गया बाबू। 1800 कब बाबू? 1907 में क्या कर दिए? जगह खाली वाला क्या कर दिए? जगह खाली वाले समझ रहे हो ना? ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए याद रखना पड़ेगा। बाबू हल्ला मत करो। आगे सुनिएगा, यही क्या है बाबू? सुनिएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का क्या है बाबू? अब देखिए, आवर्त सारणी हो गया ना। इन्होंने क्या किया बालक? पहले इनका परिभाषा देख लो आप लोग, नहीं तो घबरा जाइएगा। सुनिए, इन्होंने क्या किया? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। तत्वों के कुछ बाबू बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। देखो, शुरुआत वाला जो 3 गो बाबू जो वैज्ञानिक ने तत्वों को एक सही क्रम में सजाने का प्रयास किया, वो तीनों नियम बाबू किस पर आधारित था? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसका आवर्त नियम क्या है? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए अपना सिद्धांत दिया हुआ है। अब इसमें वो प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनो, इधर देख लड़की, ये मेंडलीव का हो गया आपका आवर्त सारणी। प्रश्न पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त कब होगा बाबू? सबसे पहले कि बाबू आवर्त किसे कहते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बालक? आवर्त कहते हैं। आवर्त कहेंगे बाबू, ठीक है ना। देखिए तो कौ गो है? 7 गो है बालक। 7 गो नहीं है, 6 गो है। 1 2 3 4 5 6। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त मैंने क्या होगा बालक? तो सारणी में जो क्षैतिज कतार है, क्षैतिज मैंने समझ रहे हो, धरातल के समानांतर। धरातल कोची बाबू, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज कतारें कहेंगे। और क्षैतिज कौ गो है आपका? 6 गो। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होगा? आज देखिएगा, अब आ रहा है आपका वर्ग या समूह। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो बालक। 18 गो आएगा मोसले वाला में। अभी 18 गो मत जा, अभी तक 8 गो में रहा। कब होगा आपका? तो वर्ग या समूह या स्तंभ कहेगा तो कब होगा आपका? 8 गो होगा। आवर्त कहेगा तो कब होगा? 6 गो। प्रश्न पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होगा वो? 6। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा आपका? 8 होगा। बात को समझ गए? थोड़ा सा इसमें देखते हो कि इनके गुण क्या है और फिर इनकी सीमाएं क्या थी। आवर्त सारणी के कौची बालक? गुण। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण क्या थे और फिर देखें कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है। सुनिए, तो पहला वो इनका गुण क्या था? कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा। पहला गुण क्या था? तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गया। जब इन्होंने क्या किया कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक सही क्रम में सजाया ना, तो उससे अध्ययन में क्या हुआ? सुविधा हुआ। जैसे कि एक श्रेणी के तत्वों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इस सारणी के माध्यम से उनको अध्ययन कर सकते हैं। उनके गुण और अवगुण को क्या कर सकते हैं? वो जान सकते हैं। तो पहला क्या होगा आपका इनका गुण? अध्ययन में हो जाएगा आपका सुविधा। दूसरा क्या होगा? नए तत्वों का आविष्कार की भविष्यवाणी। देखो, मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बाबू तैयार किया तो उसमें देखिए, यहां पे देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोग को लेकर के चलते हैं बैक में। यहां पे देखिए खाली स्थान बाबू छूटा हुआ है, खाली स्थान है ना यहां पे, यानी कि यहां पे वो कोई तत्व नहीं है। तो इस आधार पे मेंडलीव ने कह दिया कि आने वाले समय में कुछ ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जो इस सारणी में क्या होंगे? रखे जा सकते हैं। तो नए तत्वों की क्या हुई?
भविष्यवाणी हुई कि आने वाले समय में क्या होंगे, कुछ और तत्व खोजे जा सकते हैं। बात को समझ रहे हो? तो दूसरा इनका गुण क्या था कि नए तत्वों के खोजे जाने की भविष्यवाणी हुई। ऐसा उन्होंने कब किस आधार पे कहा कि यहां पे क्या है, कुछ तत्वों के लिए जगह खाली है। बात को समझ रहे हो? जैसे देखिएगा यही क्लास अगर मान लिया जाए तो जब हम लोग शुरुआत किए थे तो बच्चों की संख्या इतनी नहीं थी, तो मेंडलीव की तरह बाबू हमने मान लिया कि आने वाले समय में सभी बाबू क्या होगा, जो भी बाबू बेंचें उस वक्त खाली होती हुआ करती थी, जगह जो खाली थी भर जाएगी। और आज देख रहे हो ना बाबू, भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से क्या किए थे, भरा हुआ ना बालक। उसी प्रकार जब ये खाली जगह था तो मेंडलीव ने क्या कहा कि आने वाले समय में भविष्य में इसी से संबंधित गुण धर्म वाले तत्व खोजे जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो इनके सारणी से बाबू दूसरा का लाभ क्या हुआ कि नए तत्वों के खोजे जाने की भविष्यवाणी हुई। याद रहेगा अपना। और तीसरा का देखिए, तत्वों के यौगिकों के प्रकृति के बारे में, जितने भी तत्व थे उनके गुण धर्म के बारे में क्या हो गया, यहाँ पे इस सारणी से बाबू पता लग गया। ठीक है ना, किसका गुण क्या है, किस श्रेणी में रखा गया, इससे पता लग गया। अब कह रहे कि अनुसंधान कार्य में सहायता। चौथा क्या था आपका, अनुसंधान कार्य, यानी कि जो भी उस वक्त अनुसंधान वगैरह होता था, नए तत्वों के खोज के बारे में जो वैज्ञानिक लोग शोध करते थे ना, उसमें क्या हुआ, इस सारणी से मदद मिला। इस सारणी से क्या हो गया आपका, मदद मिला। समझिए, आगे देखिए। तो ये क्या था आपका मेंडलीव क्या हो, सारणी के गुण। अब देखेंगे सीमाएं या दोष। सीमाएं और क्या होगा वो, दोष होगा। ध्यान से देखो, दोष हमारे समझ रहे हैं ना कि इनका नियम बालक कहां पे लागू नहीं हुआ। बात को समझ रहे हो? नियम तो जो भी नियम देंगे उसके अंतर्गत तत्वों को सजाएगा ना, लेकिन कुछ स्थिति में क्या हो गया बालक, ये अपने नियम पर ही क्या हुआ, खरा नहीं उतर पाया। यही इसका क्या हो गया, अवगुण हो गया। यानी कि क्या बोलेंगे इसको, दोष बोलेंगे, सीमाएं बोलेंगे, खामी बोलेंगे। देखिएगा पहला क्या था, कह रहे कि इसमें हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला। यानी कि हाइड्रोजन का क्या स्थिति इसमें अनिश्चित है। हाइड्रोजन की स्थिति क्या है बाबू, ये पहला अवगुण हो गया। दूसरा का देखिएगा, दूसरा का क्या है, कह रहे कि समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। समस्थानिक कौन सी बालक, अब समस्थानिक किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, और एक होता है संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या क्या होता है। समझ रहे हो बालक? चलो अच्छी बात है कि समझ रहे हो। जैसे देख लीजिएगा समस्थानिक में क्या हो जाएगा आपका, पहले से भी याद करके रखे थे, क्लोरीन 17 और परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, वो 35। और फिर वो होता है क्लोरीन 17 और परमाणु संख्या कितना हो जाता है, यहां पे क्या है, परमाणु संख्या समान है बाबू, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है। तो जब परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्या कहेंगे बाबू, आइसोटॉप्स। कौन बालक, और एक होता है संभारिक, यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या बाबू समान, परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कौन बाबू, संभारिक, आइसोबार्स। वर्ग 9 में बनी पढ़ना है, ठीक है ना, और पूछता भी है तो याद रखिएगा। तो इस सारणी में क्या था, वो समस्थानिकों के लिए कुछ स्थान उपलब्ध नहीं थे। अब कह रहे कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण। सुनिएगा, कुछ जगह ऐसे भी है जहां पे क्या किया गया है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में वो अतिक्रमण हो गया है। यानी कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या रखा गया है, बाद में। यही क्या हो गया, अतिक्रमण। नियम तो कहता है कि तत्वों को उनके परमाणु बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है, लेकिन हुआ क्या है कि अपने सारणी के अन्य जो वो नियम है उसको पालन कर, लेकिन उन्होंने क्या किया, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या रखा। यानी कि क्या ही क्या हो गया बाबू, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में हो गया आपका अतिक्रमण। क्या हो गया बालक, बात को समझ रहे हो? अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, कह रहे कि समूह 8 में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया है। कौन बालक, सभी तत्वों को इस सारणी में रखने के लिए मेंडलीव ने क्या किया बालक, 8वां जो उनका क्या है वर्ग है
उसमें 3-3 तत्व रखे हैं। कितने तत्व रखे हैं बालक? ये कहीं ना कहीं क्या है, ये उनका अवगुण हो गया। यानी कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वर्ग में क्या है आपका, देख सकते हो यहाँ पे एक ही तत्व को रखा गया है। कितने तत्वों को रखा गया है? लेकिन यहां पे देखिएगा, एक जो वर्ग से बाबू उसमें एक तत्व है ना, लेकिन यहां पे देखिए जो इनका 18वां बाबू जो वर्ग हो रहा है, उसमें एक बक्स में कौग हो गया आपका 3-3 तत्वों को रखा गया है। तो इन्हीं के नियम को क्या कर रहा है यहां पे, इन्हीं का नियम बाबू यहां पे असफल हो जाता है। यानी कि नियम से थोड़ा सा क्या हो गए, भटक गए। बात को समझ रहे हो? आगे देखिएगा, अंतिम इनका सीमा का होगा कि समान गुण वाले तत्वों को अलग समूह में नहीं रखा गया है। सुनिएगा, करे कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में क्या किया गया है बाबू, रखा गया है। तो ये क्या था आपका, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष था। क्या था बालक? इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? थैंक यू, ठीक है ना। हम सभी कुछ अगर इसमें है, सुनिए, इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या किया, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण किसे कहते हैं। आखिर बाबू तत्वों को एक सही क्रम में सजाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में देखें। और फिर जो सबसे पहले तत्वों को आवर्त वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो मुख्य रूप से 3 को वैज्ञानिक आए। एक बार उसमें रिवीजन हो जाएगा बालक। कौन कौन वैज्ञानिक है बाबू? तो आपका सबसे पहले आया डोबराइनर का त्रिक नियम, वो 3 को बाबू तत्व पे लागू हुआ। फिर आया आपका न्यूजीलैंड का एस्टक नियम, ठीक ना, जो कि उनसे अधिक तत्वों पे लागू हुआ। और उसके बाद से आपका 1869 में मेंडलीफ का आवर्त सारणी, जो कि उस वक्त ज्ञात लगभग अधिकतम तत्वों पर क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन कुछ तत्व अपने नियम का क्या कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 3 वैज्ञानिकों का, 3 जो शुरुआत के रसायन शास्त्री थे, उन्होंने किस प्रकार तत्वों को आवर्त वर्गीकरण करने का प्रयास किया, उसके बारे में पढ़ा। और अगले क्लास में देखेंगे आज तक का सबसे विश्वसनीय सटीक जो आवर्त सारणी दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सारणी बाबू? जिसको कि मोसले ने दिया था। किसने दिया था? जैसे कि इसमें हम देखें कि तीनों जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को किस क्रम में सजाया है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। किस क्रम में बाबू? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम। मोसले ने क्या किया है, तो मोसले ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया है। इसलिए उनका बाबू सारणी क्या है, सटीक है। और उनके आवर्त सारणी के सभी बाबू बिंदुओं पर क्या करेंगे, अगले क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा बालक। वहां से भर भर के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो ये पाठ हो गया, अब इसको हम लिखवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से साइंस को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।